बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रांत बादला ख्याल के साथ मैं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासर आरफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में बैड गवर्नेंस के हवाले से चौधरी अनवरुल्लाह की हुकूमत अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रही है मसाइल के ऊपर। इसकी क्या वजूहत है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, जिस तरह फ़लस्तीन पर जो इसराइली मज़ालिम हैं वो जारी हैं और आलमी दुनिया की खामोशी, हैरान कुन खामोशी, इसके ऊपर इज़हार अफसोस ही किया जा सकता है। और आलमी दुनिया जहाँ पे मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है और वहाँ पे जो ख़ासकर कुफ्रिया कुव्वतें हैं, ऐसी कुव्वतें जो अलमबरदार बनी होती हैं इंसानियत की, उनकी खामोशी एक अफसोसनाक लम्हा फ़िक्रिया है सबके लिए, ख़ासकर मुसलमानों के लिए और अरब ममालिक के लिए। इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे और ज़्यादा हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की जो मसाइल हैं, आज़ाद कश्मीर में जो बैड गवर्नेंस की सूरत हाल है। चौधरी अनवरुल्लाह साहब अभी तक इनके ऊपर काबू नहीं पा रहे हैं और इसकी क्या वजूहत है, क्यों काबू नहीं पा रहे हैं। मसाइल जो के तू हैं। हमने एक बड़ी अहम 33 नोट का जो जगह है उसके हवाले से भी आप बात करेंगे कि लोगों ने जो बिजली के बिल हैं वो गुब्बारों के साथ बांध के वो उस पार कश्मीर को भेजे हैं। इसकी क्या हकीकत है, इस हवाले से भी बात की जाएगी। यासर, मैं आपसे ये पूछूंगा कि चौधरी अनवरुल्लाह साहब को कम से कम 6-7 माह का अरसा हो गया है हुकूमत में आए हुए, और इन 6-7 माह के दौरान अभी तक वो मसाइल पर काबू नहीं पा रहे हैं और मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक नई जमात की भी शुनीद है कि आज़ाद कश्मीर में कोई नई जमात जो है उसकी बुनियाद रखी जा रही है। और चौधरी अनवरुल्लाह साहब काफ़ी लोगों को ये कह रहे हैं कि मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, बड़े अहम लोगों की जान से जिम्मेदारी दी गई है और मुझे कहा गया है कि एक नई जमात की बुनियाद रखी जाए। तो क्या आप क्या समझते हैं कि इन बातों में कहाँ तक हकीकत है और जो मसाइल हैं वो उनके ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त गवर्नेंस है, गवर्नेंस का जो बुरा हाल है, जो बदतरीन सूरत हाल है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपने आज देख लिया और ये क्लिप भी शायद नाजरीन ने हमारे अगर देख पाए कि 33 नोट जो हमारा LOC का पॉइंट है, 0 पॉइंट है हजीरा के अंदर, वहां पर लोगों ने गैस वाले गुब्बारों के साथ अपने बिल्लात बांध कर उन्हें पार के मकबूजा पुंछ जो इंडियन ऑक्युपाइड पुंछ है उसके अंदर उन्होंने भेजा है। और वो विजुअल्स आप देख सकते हैं। बिल्कुल, ये रियासत की तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि लोगों के अंदर एक इज़्तिराब, लोगों के अंदर एक बगावत, लोगों के अंदर एक बेयकीनी की कैफियत और लोगों का अपनी इस आज़ाद कश्मीर और बेस कैंप की हुकूमत पे अदम एतमाद का मुबैयन सबूत है कि लोगों ने इस तर्ज का एहतजाज शुरू कर दिया है जो ना तो हमारे लिए इस बेस कैंप के लिए अच्छा है, ना रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और ना ही ये मजमूई तौर पर हमारे आज़ाद कश्मीर के उस एक पुरअमन माहौल और एक लोगों की पाकिस्तान के साथ जो वाबस्तगी है, रियासत के साथ जो एक वाबस्तगी है, उसके लिए ये अच्छा है। इस सब के पीछे हमने बारहा ये बात कही कि एक फर्द वाहिद की अना है। ये रियासत फर्द वाहिद की अना की भेंट चढ़ी हुई है। आज 6.5 माह तकरीबन होने को हैं। ये रियासत एक फर्द वाहिद के लिए, जिसे आप कह सकते हैं कि उसकी लोंडी बन चुकी है। यहाँ पे ना वज़राए कराम, ना कैबिनेट, ना ब्यूरोक्रेसी, ना आम अवाम और ना ही रियासत के किसी दीगर शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले शख्स की यहाँ पे इज्जत नफ्स महफूज है, ना उसका यहाँ पे वकार बहाल है, और ना ही इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ठीक तरीके से गुजार रहा है। यासर, मुझे बताएंगे ये सिस्टम कब तक चलेगा? मतलब जो लोग इनको लाए थे इसलिए लाए थे कि जो साबिक हुकूमत है उसकी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, कोई मामलात नहीं थे, तो इनकी जब से ये आए हैं तो कौन से मामलात? मैं आपको एक बात गवर्नेंस अच्छी हुई है उस्मान साहब, और अब जिन लोगों को जो लोग इनको लाए थे उनको सोचना चाहिए। और अभी तक देखें वज़रा के पोर्टफोलियोज तकसीम नहीं हो सके। फ़र्द वाहिद एक शख्स है जो पूरे निज़ाम के ऊपर बैठा हुआ है और वो भी निज़ाम भी उसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बिजली बिल्लात के मामला जो हैं वो अभी तक लोगों के मसाइल हल नहीं हो सके हैं। आटे का जो बहरान है वो अभी तक जूं का तूं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं और ख़ासकर रियासत तरक्याती काम जो है आज़ाद कश्मीर में वो कुछ नहीं हो पा रहे हैं। और काफ़ी लोगों के गिले शिकवे हैं कि तरक्याती काम हमारे जो हैं वो अभी तक उनके लिए फंड्स का इजरा नहीं हो सका है। और एक ख़ास बात और है इसमें यासर के, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब ने जो तरक्याती काम, जो सड़कें या दूसरे जो प्रोजेक्ट्स थे जो दिए थे लोगों को, उनके जो फंड्स हैं वो रोक लिए गए हैं। ये एक बड़ी अहम बात है
और ये इसमें तो सरासर इंतकाम की बू नजर आ रही है। और मेरे ख्याल से कम जो तरक्याती काम लोगों के, जिस तरह सड़क का कोई काम हो गया या जिस तरह पानी का कोई स्कीम हो गई या और कोई इस तरह की स्कीम है, उनके फंड्स जो है तरक्याती फंड्स, मैं समझता हूँ ये हुकूमत को ये रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही आपने जो बात की ना कि गुज़श्ता हुकूमत के बारे में जो कहा गया, अनवार सरकार ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इन 6.5 माह के अंदर, इस दौर के अंदर उनकी जो हुकूमत है, जो उनकी गवर्नेंस है, उससे एक चीज साबित कर दी है कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर जो भी इल्जामात थे, जो कुछ भी एलिगेशन, जो कुछ उसके बारे में कहा जाता था, वो सरासर झूठ का पलंदा और अनवार अल हक साहब के अमल से साबित हुआ। ये किसी ने बाहर बैठ के उसके ऊपर तबसरा नहीं किया, तज्जिया नहीं दिया कि अनवार अल हक साहब की जो परफॉर्मेंस है उसने अवाम को, रियासत के एक एक शख्स को ये चीज बावर करवा दी कि जो शख्स रिप्लेस करके लाया गया था वो इंतहा दर्जे का नालायक भी है, नाअहल भी है, वो इंतकामी भी है, उसके अंदर एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक महदूद सोच का मालिक भी है, और वो इस मनसब का कतई नायल नहीं था कि जिस मनसब पे उसे बिठाया गया। तो ये पहली बात, ये लाने वालों को सोचना चाहिए ना। अब देखें मैं 6 माह का अरसा बड़ा अरसा होता है, 6 माह के अरसे में बहुत सारा कुछ सामने आ जाता है और इनकी नायरियां आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं। जिस तरह तरक्याती कामों का ना होना, लोगों के मसाइल जो के तू हैं, तो ये इससे बड़े मतलब और क्या करेंगे लोग। उस्मान साहब आपने दुरुस्त इशारा किया, जो लाने वाले लोग हैं ना, वो किसी को जब लाते हैं ना तो वो एक हद तक उसके साथ चलते हैं, उसे फेवर देते हैं, उनकी एक लिमिट्स हैं, उनका एक डिसिप्लिन है, उनका एक दायरा कार है, और यकीनन नहीं अब तक वो लिमिट्स खत्म हो गई है ना। बिल्कुल, अब तक वो इस चीज के बारे में ये अज्यूम कर चुके हैं, वो अपने मुशाहदे, तजर्बे और डायलॉग्स और दीगर जितना भी हो सकता है उन्होंने अपना जोर लगाने के बाद वो यकीनन इस नतीजे पे पहुंच चुके होंगे कि हमने जो ये तजर्बा किया, ये तजर्बा कतई कामयाब नहीं था, ये फैसला हमारा दुरुस्त नहीं था, और वो एक लिमिट से आगे वो नहीं जाते। यकीनन उसमें भी शायद अंदाजा है हमारा, ये हम कह सकते हैं माजी के तजर्बात की रोशनी में कि वो मजीद इन्हें एक्सक्यूज नहीं करेंगे और मजीद वो इन्हें जो है ना इतनी खुल नहीं देंगे अनवार साहब को कि वो जो अपनी मर्जी से वन मैन शो किए फिरे करते फिरें। दूसरी जो बात आपने कही, सबसे पहले अनवार सरकार ने कैबिनेट में ताखीर की, उसके बाद वज़राए हुकूमत को पोर्टफोलियोज देने में ताखीर की, फिर ब्यूरोक्रेसी जो तीसरा एक किसी गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ा जिसे आप कह सकते हैं बैकबोन की हैसियत रख रहा होता है, ब्यूरोक्रेट्स की उन्होंने तजलील की, मातहतों के सामने उनकी तहकीर की, कहा कि मैं सिस्टम को दुरुस्त कर रहा हूं। आज तक 6 माह के अंदर उस्मान साहब को एक ब्यूरोक्रेट बता दें जिनने कहा था कि मैं करप्ट लोगों को ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उनमें से किसी एक को सजा दी गई, किसी के ऊपर चार्ज किया गया। परसों आपने भी एक देखा होगा 11 मीडिया कोऑर्डिनेटर एक इलाके में तैनात किए गए हैं, अंदाजा कर। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प बात है उस्मान साहब, ये जो 11 मीडिया कोऑर्डिनेटर उन्होंने तैनात किए, क्या जो मुझे चीज समझ आ रही है, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उनका सोशल मीडिया क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव है और वो फंक्शनल है इस वक्त आजाद कश्मीर के अंदर, उसकी एग्जांपल दी जा रही है सारी पॉलिटिकल जमातों के अंदर, तमाम सेक्टर्स के अंदर। अच्छा, उनके सोशल मीडिया विंग ने बड़ा दिलचस्प काम शुरू किया और ये बड़े पते का काम था कि उन्होंने सिर्फ उनकी दौरे इक्तदार की जो परफॉर्मेंस थी उसको अच्छी तरह विजुअल्स के अंदर, सोशल मीडिया स्लाइड्स के अंदर वो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करना शुरू किया और सादा और आम सी उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने देना शुरू किया है। उस परफॉर्मेंस के सोशल मीडिया पे वायरल होने के नतीजे ये हैं कि अनवार अल हक साहब मुकम्मल तौर पे हवास बाख्ता हो चुके हैं। पहले आपको याद है कुछ रोज पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी कि मैं सवाल ही नहीं पैदा होता मैं सोशल मीडिया के ऊपर सरकार का पैसा लगाऊं, सोशल मीडिया के ऊपर मैं सरकार के वसाइल लगाऊं, ये नहीं हो सकता। बड़े उन्होंने कस्में और दावे और वादे किए थे। अभी 4 दिन पहले उन्होंने 11 कोऑर्डिनेटर एक डिवीजन से लगाए और 11 को अगर 3 से जरब दें 3 डिवीजन से तो ये 33 लोग हैं, यानी ऑफिशियली उनके नाम से वजारत प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से वो जो है ना अनाउंस हुआ, लेटर जारी हुआ। लेकिन सवाल ये है, लोगों का आम सवाल है कि आप 11 नहीं 33 के बजाय आप जो है ना 66 लगा दें, लेकिन ये सोशल मीडिया टीम आपकी करेगी क्या? आपकी परफॉर्मेंस क्या है? आप क्या बता रहे हैं? पीआईडी रोजाना की बुनियाद पर आजाद कश्मीर के अंदर प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर की एक स्टेटमेंट दे रही है, उस स्टेटमेंट के अंदर भी कौमी सतह के इश्यूज पे
कश्मीर के इशू पे, जनरल इशू जो 70 साल से हमारी लीडरशिप के अंदर जबान ज़द-ए-आम होते हैं, उनके अलावा आपको कुछ परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती। परफॉर्मेंस वाकई उनकी अभी तक जो है ना वो इंतहाई खराब है। अच्छा, इसके साथ साथ ये शुनीद है कि एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी जा रही है आज़ाद कश्मीर में। जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन थी आज़ाद कश्मीर में, वो तो मनसूख हो चुकी है, तो अब एक नई सियासी जमात की बुनियाद रखी जा रही है। और वज़ीर-ए-आज़म साहब गुबांग दौल कह रहे हैं कि इसकी, मुझे कहा गया है कि इसकी नई सियासी जमात की बुनियाद आप रखें। काफ़ी लोगों से उन्होंने इसका इज़हार भी किया है, और वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक के जो लोग थे वो सारे के सारे उनके साथ हैं, और वो जैसे ही नई जमात को अनाउंस होती है तो वो सारे उनके साथ उस नई जमात का हिस्सा बन जाएंगे। पहले हमने सुना कि ये बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब के ज़रिए, जो सदर रियासत हैं, उनके ज़रिए नई जमात की बुनियाद रखी जा रही है। अब दोबारा सुनने में ये आ रहा है कि नहीं, चौधरी अनवर हक साहब जो है वो इसके बानी बनने जा रहे हैं। आप नहीं, ऐसे नहीं है। मैं आपको बात बताऊं, जो ऊपर की बात कह रहे हैं ना, कहीं से कहा गया, अनवार साहब ने ये अपने सर्कल के अंदर कहा है, तो ये अनवर हक साहब की एक पुरानी वारदात है, जो वो मालकों का एक लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो हमेशा उनको दिखा के उनकी अपनी जबान, उनके पाँव में अपना पाँव रख के जो है ना, उनकी जबान इस्तेमाल करके ये लोगों को मैनेज कर रहे होते हैं, ये लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं। लेकिन नई जमात का जो ऊपर से ये उन्होंने दावा किया है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी अपने इक्तदार को दबाम देने के लिए कि मैं अगले 3 साल पूरे करूं, मुझे एक पार्टी के अंदर लाके लोगों को 28 लोग दिए जाएं, ताकि उस खोटे के साथ इन्हें मैं बांध के मैं इन्हें हाँकता रहूं 3.5 साल। लेकिन वो काविश उनकी नाकाम रही। मतलब आपका तमाम नई जमात नहीं बनने अभी तक जो है ना, उसकी चीजें जो है ना बिल्कुल हैंग है। कोई फाइनल नहीं हुई। देखें, वज़राए हुकूमत ने मुखालफत कर दी, उन्होंने मुक़्तदर हल्कों को यह बात कही कि जब हम पीटीआई का हिस्सा थे तब भी हमने कभी इदारों से बाहर जाके हमने कोई अपने बाहर नहीं गया, मैं जो कहा गया हमने वो किया, जब खान भी थे। तो अब भी हम इनकार नहीं करते रियासत के वसी तर मफाद में जो हमें कहा जाएगा, लेकिन हमें अनवर हक जैसे नाअहल शख्स कि जो पहले ही वजीर आजम बना के हमें आपने एक अजाब पे चढ़ा दिया, इस शख्स के साथ मजीद एक पार्टी बना के एक और हमें अजियत से का शिकार न करें, हमें एम्बेरस न करें। सब वज़राए हुकूमत ने उसके ऊपर मुखालफत की है। जो जबर करने की कोशिश करवा रहे थे अनवार साहब, उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए हैं। बैरिस्टर साहब ने नई पार्टी की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर दी है, और ताज़ा इतलात ये हैं कि आइंदा 24 घंटों के अंदर पोर्टफोलियोज दिए जा रहे हैं। और कल जब बात चली, अनवर हक साहब ने इसके बीच में बहुत सारे फार्मूले दिए हैं, 2-3, उसके बारे में नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक टॉपिक ही वही है। इसके अलावा तमाम में उन्हें नाकामी। इसके अलावा वैसे भी एक जमात जो है वो बन रही है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसकी बुनियाद भी रखी जा रही है आज़ाद कश्मीर में। सरदार तनवीर इलियास साहब ने मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन के लिए राब्ता भी कर लिया है। रजिस्ट्रेशन हो गई है? आपकी इतलात? मेरे पास इसकी इतलात नहीं है कि उसकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से क्या प्रोसेस हुआ है, लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ सरदार तनवीर इलियास खान साहब की पार्टी नहीं है। ज़ाहिर है, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लाने वाले जो कदावर लोग थे, अलीम खान, जहांगीर तरीन, जिन्होंने जो क्रेडिट लेते हैं कि इमरान खान की पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट उन्होंने बनाई थी, और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर उस वक्त जो गवर्नमेंट बनी थी पीटीआई की, तो उसका क्रेडिट डेफिनेटली सरदार तनवीर इलियास खान साहब लेते हैं, और है भी, हकीकत भी है, लोग भी कहते हैं और सारी लीडरशिप मानती भी है। तो ये तो ऊपर से एक वो कदावर लोग पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह कदावर शख्सियत आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ये पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो इसमें तो किसी मुबम बात है ही नहीं है। अलबत्ता अनवार साहब ने जो पार्टी का शोशा छोड़ा, उसके ऊपर शकूक व शुबात और इबामात जरूर हुए हैं कि जनाब हुजूर वाला क्या करने जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। जिस तरह रातों रात की तारीकी में आपने 48 वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बने, इसी तरह रात की तारीकी में कोई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं। हाँ, उनको ये ख्याल है कि ऐसे होगा। अच्छा, बड़े अफसोस की बात है, जो आज़ाद कश्मीर के मसाइल हैं वो जो कि तू है, और लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में ये मसाइल को हल होंगे या लोगों को रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जो है वो बहुत, गज़ा जो है वो लहू है, और इंतहाई जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के शहरियों के ऊपर, फ़लस्तीन के लोगों के ऊपर, और इसके ऊपर आलमी दुनिया की जो खामोशी है वो बहुत ही अफसोसनाक है। और ख़ासकर वो लोग जो इंसानियत के अलंबरदार बनते हैं, कहीं भी जुल्म होता है तो वो उठ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ अभी तक आलमी दुनिया की खामोशी बहुत अफसोसनाक है। और मुसलमानों का जो खून है
वो उसकी यही समझे जा रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, और इसीलिए ये जो जुल्म है ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारा तो ईमान है कि जुल्म जितना बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह ताला इसराइल इस दुनिया के नक्शे से मिटेगा और ज़रूर मिटेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए गजा के अंदर जो हुआ ये आज की जुल्म और बर्बरियत तो नहीं है ना, और ये मसला भी किसी सिर्फ गजा या फलस्तीन वालों का नहीं है, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का मसला है। लेकिन इसके ऊपर पूरी मुस्लिम उम्मा की खामोशी जो है ना, मुजरिमाना खामोशी, ये सवाल जरूर उठा रही है कि जो खुद को एक जिस्म की मानित करार दे रहे होते हैं, उनकी तरफ से इस इतने बड़े जुल्म के खिलाफ बच्चों और उसके ऊपर जो असलियत इस्तेमाल की इजराइल ने उसके ऊपर अरब ममालिक हैं उनकी जो खामोशी है, मुजरिमाना खामोशी, यासर बहुत अफसोसनाक है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इसराइल है कितना सा, अगर अरब ममालिक वो माशी लिहाज से उसके साथ अपना नाटका बंद करें और वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें, ये पूरे अरब ममालिक के दरमियान गिरा हुआ है। अरब ममालिक अगर इसके रास्ते बंद कर दें तो एग्जैक्टली बात है। लेकिन सारे इस्लामिक ममालिक ने तकरीबन अपनी खुददारी और अपनी, जिसे आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम उम्मा के हवाले से अपना दर्द को उसको गिरवी रख दिया है। अपने मफादात के इवज जो है ना, इसराइल के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं, और वहां के मजलूम और महकूम मुसलमानों के लिए आवाज उठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एहतजाज तक बाज़ ममालिक के अंदर इस बार नहीं किए, और ये जो बेहिसी है दरअसल ये हमारे लिए किसी बड़ी तबाही का पेश खैमा होगी। क्यों कि तारीख गवाह रही है कि जब आप जुल्म के खिलाफ ना हथियार उठाते हैं, ना जुबान से बोलते हैं, बल्कि दिल में भी बुरा तक जो ईमान का आखिरी हिस्सा है उस पर भी जब आपकी मुजरिमाना खामोशी होती है, तो फिर कुदरत अपने फैसले मुसल्लत करती है। और कुदरत का एक निज़ाम है, अल्लाह का एक दस्तूर है कि जब तुम मेरे लिए मेरे आवाज के लिए, मेरे इंसानियत के लिए आप आवाज नहीं उठाएंगे, तो वो मैं एक नई कौम लेके आ जाऊंगा और मैं बदल दूंगा। और ये हालात मुस्लिम उम्मा के साथ चल रहे हैं, लेकिन बेइसी और ये खामोशी हम सब के लिए सवालिया निशान। इसकी इंतहा हो चुकी है। यासर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आइंदा अपने आने वाले प्रोग्राम में आज़ाद कश्मीर की जो ताज़ा तीन सूरत हाल है और उस पर आपसे मज़ीद जो बात ख्याल करेंगे। इसके साथ साथ जो चौधरी अनवारुल हक साहब की बैड गवर्नेंस का सिलसिला चल रहा है, इसमें मज़ीद कुछ अहम चीज़ें हमारे पास पहुँची हैं, वो हम अगले प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। तब तक अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।